नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा का टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ वो है पॉलिटिशियन जो हैं हैदराबाद से, तेलंगाना से, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी को जो कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जितनी भी पार्टीज़ हैं जो एंटी बीजेपी मोर्चा है, वो ओवैसी को लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट, उसकी बी टीम के बारे में हमेशा बोलते हैं, एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम उनके एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं विभिन्न स्टेट्स के अंदर। तो आज इनसाइड स्टोरी में चर्चा ओवैसी साहब पे होगी। ओवैसी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर, उनकी जर्नी आज तक की, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह की उनकी राजनीति रणनीति रही है और आने वाले समय में वो कहाँ तक स्टीक बैठती है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओवैसी की पॉलिटिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई। बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। हैदराबाद ओल्ड सिटी में उनका बड़ा ज़्यादा जनाधार है। 54 से 54 साल की, 54 ईयर्स की एज है उनकी। राजनीति में वो 1994 में आए स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में। तो 1994 में उन्होंने इलेक्शन जीता स्टेट असेंबली का। उस वक्त ज्वाइंट था आंध्र प्रदेश, इकट्ठा ही था, तेलंगाना उनके साथ था, वहाँ से वो जीते। फिर 99 में फिर से वो स्टेट असेंबली इलेक्शन जीते थे। उसके बाद जो लोकसभा की जर्नी है, वो जर्नी उनकी शुरू हुई थी 2004 से। 2009 का लोकसभा इलेक्शन भी उन्होंने जीता, 2014 का लोकसभा इलेक्शन भी उन्होंने हैदराबाद से जीता। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड हैदराबाद सिटी है, वहाँ पे उनकी तूती बोली जाती है। और इस वक्त तेलंगाना में माना जाता है कि 15 सीट के आसपास उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 15 सीटों पे जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहाँ पे भी उनकी तूती बोली जाती है। और उनके चाहने वालों का ये दावा है और फील्ड पे भी ये पता चलता है कि उन्होंने ओल्ड हैदराबाद सिटी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया है। हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने अपने एरिए में चला रहे हैं। इसी वजह से जो उन्होंने फील्ड में काम किया है, इसी वजह से 13-14 जो असेंबली सेगमेंट हैं आज तेलंगाना में ओल्ड हैदराबाद सिटी के, उसके अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो ये तो उनकी आज तक की जो राजनीति है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इनसाइड स्टोरी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या वो इनडायरेक्टली कुछ एडवांटेज दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं जो लास्ट इलेक्शन हुआ था स्टेट असेंबली का बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे माय समीकरण, जो मुस्लिम यादव समीकरण है, मुस्लिम समाज और जो यादव वर्ग है, ये लगातार 1990 से आरजेडी लालू यादव जी की पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन जब लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ था बिहार के अंदर, वहाँ पे ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसने वहाँ से कंटेस्ट किया। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनकी जो पार्टी है उनका नाम है AIMIM। तो ओवैसी साहब AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो AIMIM ने इलेक्शन कंटेस्ट किया स्टेट असेंबली बिहार का। वहाँ पे उनको पहली बार सफलता भी प्राप्त हुई। स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके MLA वहाँ से जीत के आए। और जो सेंध मारी उन्होंने की, वो आरजेडी का जो एरिया था, जो इलाका था, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ से ओवैसी साहब के जो MLA हैं वो जीत के वहाँ पे आए। तो सीधा सीधा इसका नुकसान आरजेडी को हुआ और आरजेडी मात्र 5-6 सीटों की वजह से ही वहाँ पे अपने बलबूते पे सत्ता में आने से दूर रह गई। तो वहाँ पे आरजेडी ने और कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने सीधे से बोला कि जो
क्योंकि सेंधमारी मुस्लिम समाज में मुस्लिम वोट में की थी ओवैसी का जो खा वोट बैंक ही आरजेडी का था, उसके पहले कांग्रेस का हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि ये इनडायरेक्टली फ़ायदा, और वाकई इनडायरेक्टली फ़ायदा क्या, डायरेक्टली फ़ायदा ही भारतीय जनता पार्टी को उस इलेक्शंस में हुआ था। उसके बाद जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी ओवैसी साहब ने कोशिश करी कि जैसे बिहार में उनको कामयाबी मिली है तो इन स्टेट्स में भी मिले। महाराष्ट्र में भी डेफिनेटली AMIM ने अपना खाता खोला, वहाँ पे भी उनको सफलता मिली। लेकिन वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में उनको सफलता नहीं मिल पाई, जिसका बेसिक जिसका मूल कारण ये था कि दोनों स्टेट के अंदर, बंगाल में TMC ने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने काडर के थ्रू ये मैसेज भेजा मुस्लिम समाज को खासकर कि ये जो ओबीसी हैं ये छेड़मारी करेंगे, मुस्लिम समाज का वोट है वो एकजुट नहीं रहेगा, बटेगा, जिसका सीधा का सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ऑपोजिशन पार्टियों ने एक बहुत बड़ी इसके लिए एक रचना करी। मीडिया के अंदर भी लगातार जो भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो लगातार ये बोलते रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये अल्टीमेटली जो मुस्लिम समाज है वहाँ तक पहुँच गया है। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो जुड़ना चाहता था ओवैसी के साथ, क्योंकि ओवैसी ने हमेशा ये माना है कि ये जो उनकी पार्टी है ये मुस्लिम समाज के लिए ही तकरीबन इंडिविजुअली बनी हुई है, टोटली सोल प्रॉपर्टशिप ही जो है वो मुस्लिम समाज की है। और इस पार्टी का जो गठन है वो मुस्लिम समाज जो दबा कुचला समाज रहा है उसको उठाने के लिए ही ये पार्टी जो है ये इसका जन्म हुआ है। तो सभी पार्टियों को अपनी जो धरातल है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनकी चिंता सताने लगी। और उन्होंने जब ये बात कन्वे की, कम्युनिकेट की नीचे इफेक्टिवली कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही इंडायरेक्टली फ़ायदा देते हैं, मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है, जिससे कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, TMC और इनफैक्ट कांग्रेस का भी जो वोट बैंक जनाधार है जो पक्का है उसके अंदर कहीं ना कहीं छीनमारी होती है। तो ये मैसेज लगातार कन्वे हुआ और उससे मुस्लिम समाज अभी अलर्ट हो गया है और मुस्लिम समाज ये चाहता है कि वोटों का बिखराव ना हो। तो जहाँ जहाँ जो भी लोकल पार्टी या पार्टीज या इंडिविजुअल जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट लगातार उन कैंडिडेट्स को मिलता है। तो ओवैसी की जो आज की इनकी पार्टी की हैसियत और पोजीशन है वो मुझे लगता है कि बहुत ही सिकुड़ गई है। अभी तेलंगाना में भी जो अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर भी जो ओवैसी की पार्टी है जो जिसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था तेलंगाना, ओल्ड हैदराबाद में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। लेकिन उसके बाद जो वो एक लेवल है उसके बाहर वो जो अपना आधार है, जन आधार है, वो इसी मैं समझता हूँ कि बढ़ाने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरा ये है कि उनके ऊपर आरोप चलता है ध्रुवीकरण का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को लेके ही आगे चलती है। हिंदुत्व का उनका जो है एक कोर इशू है, एजेंडा है। और जो ओवैसी की पार्टी है ये मुस्लिम समाज को लेके चलती है, वही उनका कोर एजेंडा है। ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं उन्होंने कुछ साल पूर्व एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, बड़ी भयानक स्टेटमेंट थी कि कुछ समय के लिए अगर जो पुलिस बल है उसको फारिग किया जाए ड्यूटी से तो फिर हम दूसरे समाज को, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था, फिर हम अपना जो बाहुबल है वो दिखाएंगे। तो इससे भी जो है वो ध्रुवीकरण जो है वो लगातार होता है, जिससे कि एक तरफ जो समाज को बांटने की कोशिश होती है, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो डिवीज़न की बात है उसको भी बल मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या उनकी बी टीम के रूप में ओवैसी साहब काम कर रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ जो मुस्लिम समाज है उनके वोटों में
बिखराव होने का काफ़ी ज़्यादा अंदेशा रहेगा। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ कि जो ओवैसी साहब को बी टीम भारतीय जनता पार्टी की कहा जाता है, उसका जो लेखा जोखा मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरी ये चर्चा आपके लिए कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। धन्यवाद।